तो हम ये चेक करते हैं कि हमारा सिलेबस हमें क्या बताता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से। सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज द सिलेबस एज वेल, एंड इन चैप्टर नंबर 3.2 right in front of you, the syllabus says that you first need to understand that what is meant by an input device। आपके पास जो है एक इनपुट डिवाइस क्या होती है, एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। और इनपुट डिवाइसेस के साथ साथ आपके पास और भी चीज़ें इंक्लूडेड है, दैट यू शुड बी नोइंग दैट व्हाई इज दिस रिक्वायर्ड में बेटा आपके पास आ जाएगा आपका बार कोड स्कैनर। बार कोड स्कैनर के अंदर हमें इसका प्रोसेस और इसका बारे में तो हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज देखना ही है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। डिजिटल कैमरास क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू भी आप लोगों को देता चलता हूँ कि सबसे पहले बारकोड स्कैनर्स हमारे पास इस वजह से रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर मोस्टली यूज इन माय पॉइंट ऑफ सेल। सुपर मार्केट मार्केट के अंदर यूज होते हैं ये। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पॉइंट ऑफ सेल के अंदर यूज होते हैं कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट हमारा चेकआउट हो रहा होता है, तो चेक आउट होने से पहले उसके पास जो है एक लगा हुआ होता है एक बारकोड। बारकोड से जैसे ही हम स्कैन करते हैं उसके सारे जो ऑप्शन है मेरे पास वो आ जाते हैं कि इसका प्राइस ये है, डिस्क्रिप्शन ये है। Similarly, हमारे पास why do I need a digital camera? Digital cameras are used to take still photos. Why do I need keyboard? Keyboards are used to input the data details into my computer. I have microphones. Why I use microphones? So that I can transmit my voice over the internet. Like for example, if right now here I am conducting an online class, तो मेरी जो online class है, ये मेरी online class किस तरह conduct हो रही है, that I am taking a help ऑफ अ माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन के थ्रू जो है मेरी जो वॉइस है, जो मेरे वोकल्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, राइट। द फोर्थ थिंग इज दी टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन के अंदर हमारे पास जो है रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंफ्रारेड टच स्क्रीन है। और टच स्क्रीन का बेसिक ऑपरेशन तो आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन टच स्क्रीन के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इसकी जो हमारे पास टाइप्स हैं। मतलब पेपर पे जाने से पहले यू शुड बी नोइंग कि सर हमारे पास कौन सा इनपुट डिवाइस कब और क्यों यूज़ होती है। और लास्ट में बेटा मेरे पास है ये स्कैनर्स। स्कैनर्स की टाइप्स, स्कैनर्स और प्रिंटर्स दोनों की टाइप्स है, लेकिन अभी सिर्फ हम इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो ये सारी हमारे पास आ जाएंगी एज एन एग्जांपल ऑफ माय इनपुट डिवाइस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नंबर 2 है। नंबर 2 के अंदर वी नीड टू डिस्कस दैट व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस एंड व्हाई डू आई नीड एन आउटपुट डिवाइस। तो फर्स्ट थिंग इज दैट हियर आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। अब एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपके सिलेबस के अंदर दो टाइप्स के प्रिंटर है। एक आपके पास इंकजेट है, एक आपके पास लेज़र है। आपके पास बेटा प्रोजेक्टर भी दो टाइप के हैं। एक आपके पास डीएलपी प्रोजेक्टर है, डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर। और एक प्रोजेक्टर है आपके पास लिक्विड क्रिस्टल। आपके पास एलसीडी और एलईडी दोनों है। आपके पास स्पीकर और 3D प्रिंटर है भी है। एंड देन यू हैव इज योर सेंसर्स। तो इसकी जो है हमें सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सो लेट्स कैरी ऑन। ओके, सो बिफोर इनिशिएटिंग द क्लास, सबसे पहले कि आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि वाई देर इज अ नीड फॉर इनपुट और आउटपुट डिवाइस, या वाई डू आई नीड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हम्म। Sir, input and output devices are needed so that to for the computer to communicate with the physical world. कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। An input device is used to send data from the physical from the human or the physical surroundings into the computer, while output device is used to send data from the computer into the physical surroundings. कैन एनीवन एल्स समराइज दिस इन इजी वर्ड्स। बस इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए हमें इनपुट की जरूरत है, और फिर आउट जब हमें कोई लाइक आउटपुट करने के लिए प्रिंट प्रिंट हुआ हुआ आया हुआ है तो आउटपुट हो जाएगा वो।
Ansara, what do you say? सर किसी इंस्ट्रक्शन के लिए इनपुट फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए लाजमी है और उसका रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए आउटपुट इज नेसेसरी। बेटा देखें, सबसे पहले तो हमें हमारे सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सो इनपुट डिवाइसेस आर मोस्टली यूज टू एंटर द डिटेल्स इनटू माय कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल, व्हेन आई एम adding information, when I am adding details into my computer system. And similarly, if I gave you an example of an output device हमेशा आपके पास तब होती है जब मुझे अपनी डिवाइसेस का रिजल्ट जनरेट करना है, मुझे उसका जो है एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। अब आपके पास पेपर के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है मेंशन करना होता है कि यू आर बेसिकली गिवन अ सिनेरियो, और उस सिनेरियो में आप लोगों के पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा डिफाइन टू अदर इनपुट डिवाइसेस। तो हमें उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये बताना है कि अगर मुझे इनपुट डिवाइस का यूटिलाइज करना है तो उसका मकसद ये है कि मेरा जो यूजर है वो इंफॉर्मेशन को एंटर करा रहा है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, राइट। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपके पास आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का आप एक रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास सबसे पहली इनपुट डिवाइस है, पहली चीज तो आप लोगों के पास ये क्लियर होनी चाहिए कि सर हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली इनपुट डिवाइस जो बेटा मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज बारकोड स्कैनर। अब बारकोड स्कैनर का मेरे पास फंक्शन क्या है, दिस इज सिंपल। इसका सिंपल फंक्शन ये है कि इट इज यूज टू रीड आउट बारकोड्स। अच्छा, व्हाट आर बारकोड्स? A barcode is a series of dark and light parallel lines with varies thickness. Like right here, if you can see कि यहाँ पे मेरे पास एक बारकोड बना हुआ है, ठीक है। बारकोड के अंदर मेरे पास कुछ जो है वो लाइंस है जो पैरेलल है, पैरेलल लाइंस में कुछ थिक हैं कुछ थिन है, और कलेक्टिवली एक ऐसा पैटर्न बनाता है जिसको रीड करने से मेरी कुछ इंफॉर्मेशन जो है रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि व्हाट बेसिकली हैपेंस व्हेन द बारकोड इज रीड, जैसे ही हम बारकोड को रीड आउट करते हैं तो बारकोड के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो मटेरियल है उसके प्राइस क्या है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, ये आइटम्स मेरे पास स्टॉक के अंदर कितने हैं। मतलब ये कि आई डो नॉट नीड टू सेपरेटली एंटर द नेम एंड द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज आइटम्स। आई कैन सिंपल वर्क बाय जस्ट स्कैनिंग द बारकोड एंड आई एम गुड टू गो, दैट्स इट। अब क्वेश्चन ये है कि बारकोड के बारे में तो आप लोगों को पता है कि बारकोड है क्या या बारकोड स्कैनर का काम क्या है। द क्वेश्चन इज के व्हाट एडवांटेजेस डू बारकोड हैव ओवर, बारकोड स्कैनर हैव ओवर द कस्टमर्स, एंड व्हाट एडवांटेजेस अ बारकोड स्कैनर हैव टू द शॉप ओनर्स। कैन यू डिफाइन मी? और टाइम सेविंग होगा किसके लिए? दोनों के लिए। ओके, मोहम्मद यू? हेलो मोहम्मद, कैन यू हियर मी? ओके, अंशरा, कैन यू टेल मी? दोबारा पूछे। बेटा बारकोड का एडवांटेज क्या है हमारी मैनेजमेंट को और हमारे कस्टमर्स को? सर लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, एरर जो होते हैं वो लेस होते हैं इसमें। एरर लेस होते हैं, लेकिन किसके लिए? यू नीड टू डिफरेंशिएट मी बिटवीन बोथ ऑफ देम के फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर को क्या एडवांटेज है, मैनेजमेंट को क्या एडवांटेज है? सर मैनेजमेंट के लिए ये होगा कि बिलिंग्स में हमारे पास लेस एरर्स होंगे, और दूसरा ये होगा कि मतलब पूरी मैनेजमेंट मतलब क्या कह सकते हैं उसको, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गई वो भी। पेपर के अंदर अगर आता और है दैट यू नीड टू राइट 2 पॉइंट्स फॉर ईच, क्या लिखोगे? सर कस्टमर्स के लिए तो लॉन्गर क्यूज नीडेड नहीं होती, पहला एडवांटेज ये हो जाता है। और दूसरा एडवांटेज ये समझ नहीं आ रही मुझे, याद नहीं आ मोहम्मद, रहा। कैन यू डिफाइन? अच्छा बेटा देखो, आपके पास सबसे पहला एडवांटेज ये होगा आपकी मैनेजमेंट के लिए जो भी बारकोड यूटिलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि इट इज मच फास्टर एंड मच इजियर टू चेंज द प्राइस ऑफ द स्टॉक आइटम्स। लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन आपके पास हर एक प्रोडक्ट है,
और उस हर एक प्रोडक्ट के आइटम अगर आप मैनुअली एंटर करो और अगर उस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर मेरे पास उस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मतलब क्या मैं दोबारा से एक एक प्रोडक्ट को उठा के सबके आइटम चेंज करता रहूंगा? तो पहला बेनिफिट जो मेरी मैनेजमेंट को है मेरे बारकोड से वो ये कि इट इज़ मच फास्टर एंड मच इजियर टू अपडेट द प्राइसेस ऑन द स्टॉक आइटम्स, क्योंकि आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है कि यार मेरे पास फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम है, एक परफ्यूम का ये सेक्शन है, इफ आई वांट टू अपडेट दिस आइटम इन दैट इज, मैं उसी कैटेगरी में जाके उसको अपडेट करूंगा, वो सारा स्टॉक मेरे पास अपडेट हो जाएगा। मकसद ये कि मुझे हर उस आइटम को पिक कर कर उसको अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज ये कि इट इज मच बेटर एंड इट गिव्स यू मच बेटर अप्रोच, इट इज अ मोर अप टू डेट सेल्स इंफॉर्मेशन और सेल्स प्लान, विच मीन्स के फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि मेरे पास एक लोकल स्टोर है जो हमारी गलियों में होता है, मैं उन लोगों से कहूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि पिछले एक महीने के अंदर कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिका, सो दे कैन नॉट गिव यू अ डिफाइन आंसर, बिकॉज वो जो भी बताएंगे वो आपको एक अंदाजे से ही बताएंगे। बट इफ आई गिव यू दिस एग्जांपल ऑफ अ बारकोड, तो बारकोड के अंदर से यू गाइस कैन एक्चुअली एनालाइज के व्हाट आर दोस प्रोडक्ट जो मेरे पास इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा बिके, और ऐसे कौन से आइटम्स है जो मेरे पास इस टाइम लिमिट के अंदर ज़्यादा नहीं बिके, राइट? अच्छा, थर्ड में बेटा ये कि यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू प्राइस एवरी शॉप और हर एक शेल्फ को जो है प्राइसिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने एक कैटेगरी को बना दिया, अपडेट कर दिया, दैट्स वेल गुड एंड इनफ। इट ऑल्सो अलाउज यू फॉर द ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल। It is also possible to check out customers buying habit, yes, कि for example if I have example of Mr. Mohammed, तो I can actually see that what are his buying habits, उसकी एज क्या है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है। डेमोग्राफिक्स मीन्स के फॉर एग्जांपल उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन और किस एरिया के अंदर वो रह रहा है। अगर वो कराची में रहने वाला है तो वो कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, अगर वो किसी और कंट्री में किसी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो क्या बाइंग हैबिट्स हैं, क्या मैं कोई किसी किस्म का लॉयलिटी कार्ड, कस्टमर कार्ड, डिस्काउंट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उसको ऑफर कर सकता हूँ या नहीं। तो ये सारी चीजें भी मैं अपने बारकोड से अटैच करा सकता हूँ। लेकिन ये सारे फीचर्स किसको है? मैनेजमेंट के। अब मैनेजमेंट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि भाई मैं हूँ एक कस्टमर, अब कस्टमर के लिए क्या क्या फायदा है। अब पहली बात तो ये कि हम कभी कभार अपने सुपरमार्ट्स के अंदर जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास जो जो बारकोड सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सिस्टम को समझो, ये कौन सा सिस्टम है? ये वो सिस्टम है कि कंप्लीट मेरे पास सुपरमार्ट है और सुपरमार्ट में मेरे पास सारे आइटम्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और सारे आइटम्स के साथ साथ हर एक प्राइस जो है इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ अपनी प्राइसिंग से। अब मुझे लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हर एक आइटम ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। ये आप लोगों ने देखा होगा अपनी सुपरमार्ट के अंदर कि फॉर एग्जांपल मैं सुपरमार्ट के जैसे ही चेकआउट पे जाता हूँ, हमारे पास एक काउंटर बना हुआ होता है। काउंटर में मैं क्या करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पे एक प्रोडक्ट है, ये इस पे एक बारकोड लगा हुआ है, उसके पास एक बारकोड स्कैनर होता है, बारकोड स्कैनर से वो उसको स्कैन करता है और इसकी जितने भी मेरे पास प्राइसिंग है, इसका डिस्क्रिप्शन है, कि मेरे स्टॉक के अंदर ये प्रोडक्ट कितना है, वो सारा वहां पर अवेलेबल होता है। और सिमिलरली ये इस चीज को भी ट्रैक डाउन कर सकता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं तो 10 में से इतने से अलाउड हो गए, तो फॉर एग्जांपल फास्टर चेकआउट्स हैं, लोगों को ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्कैन, सारी चीजें अपडेट हो गई। सेकेंड पॉइंट ये कि एरर्स इन चार्जिंग कस्टमर इज रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली जब हर एक आइटम के पैसे मेरे पास लिखे हुए हैं तो मेरे लिए एक आसान मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है, और मैं कस्टमर्स को गलत चार्ज नहीं कर सकता। थर्ड चीज ये कि कस्टमर को एक आइटमाइज्ड बिल मिल जाता है। आप लोगों के पास एक स्लिप आ जाती है आपके जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी, के इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की जो है हमने परचेजिंग की है। मेरे पास स्लिप यहाँ पे रखी हुई तो नहीं है, बट जब भी हम किसी भी सुपरमार्ट के अंदर जाते हैं तो सुपरमार्ट में एंड में हमें चेकआउट स्लिप मिल जाती है। एक आइटमाइज बिल होता है। फोर्थ ये कि कॉस्ट सेविंग भी आप दिखा सकते हो अपने कस्टमर को, और यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर सेल्स, ये बेटर ट्रैक ऑफ सेल्स बाय डेट्स ऑफ फूड शुड बी फ्रेशर। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया, उसके ऊपर उसका मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है कि भाई ये जो मेरे पास फिश है या ये जो मेरे पास चिकन है मेरे पास इस डेट को आया था, तो मुझे पता है कि भाई ये मेरे लिए फ्रेश आइटम है या नहीं। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द बारकोड, जस्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन के सिलेबस के अंदर इसकी वर्किंग नहीं है। वर्किंग का मकसद ये, हमें ये नहीं देखना कि इसकी ये काम कैसे कर रहा है। सिलेबस के अंदर बेटा सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये यूज क्यों, कैसे और कब होता है, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस।
इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। बेटा समीर, ऑल क्लियर? डू यू हैव एनी क्वेरीज? मोहम्मद, इज इट ऑल क्लियर? सर क्लियर है। मोहम्मद, कैन यू स्पीक? इज योर माइक वर्किंग? Okay, so now the next part. It says that अगर मैं आप लोगों से अब ये पूछूं कि कौन से ऐसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो बारकोड के अलावा यूज हो सके, तो आप लोग क्या कहोगे? बताओ मुझे। आप लोगों के सामने भी लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है कीबोर्ड है। मैं कीबोर्ड क्यों यूज करूंगा भाई एक सुपरमार्ट में? इसी वजह से ताकि मैं आइटम्स की चीजें एंटर कर सकूं। मैं एक स्क्रीन मॉनिटर क्यों यूज करूंगा एक सुपरमार्ट के अंदर, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर? इस वजह से ताकि मेरा आइटम मुझे डिस्प्ले हो सके। मुझे स्पीकर क्यों यूज करना है? वो वाली आवाज याद है, जैसे आइटम स्कैन करते हैं एक टूट करके आवाज आती है, जैसे जैसे आइटम रखते जाओ टूट करके एक बीप आती है, मतलब ये आइटम स्कैन हो चुका है। या फॉर एग्जांपल आप लोग अगर मैकडोनल्ड्स या केएफसी किसी जमाने में जाते हो, अभी तो हम नहीं जाते क्योंकि पैलेस्टाइन की वजह से वी ऑल ऑफ देम आर, हमने उनको बैन किया हुआ है। होप आप लोगों ने भी किया हुआ होगा। लेकिन वहां पे एक स्क्रीन लगी हुई होती थी, स्क्रीन के ऊपर मैं जैसे ही टैप करता था वो एक प्रेस होता जाता, एक आवाज बीप आती जाती थी और एंड में एक कस्टमाइज्ड बिल आ जाता था। यू कैन ऑल्सो हैव द एग्जांपल ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर क्यों? ताकि स्लिप आ सके, ये आउटपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर, चिप्स एंड पेन टू रीड द कस्टमर्स डेबिट कार्ड, एंड टच screens to touch on the screen, right? So I hope I am clear here. अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आई होप दिस इज क्लियर टू यू के हाउ प्रोडक्ट आपके पास कैसे जो है उसकी जो है वो सेल्स होती है। जैसे सबसे पहले मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है और सबसे पहले अगर उसका बारकोड रीड होता है तो वो बारकोड रीड होते ही अपने स्टॉक के अंदर देखता है कि स्टॉक के अंदर उससे कितने आइटम्स अवेलेबल हैं। अगर उसका उसके बाद उसके जो भी प्राइसिंग है, उसकी जो भी स्टॉक की डिटेल्स हैं, वो आपके पास वापस आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। और आपका जो नंबर ऑफ स्टॉक है वो रिड्यूस हो जाता है एक से, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 में से अगर मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया तो मेरे पास 9 बचे हैं। एंड फाइनली आपके पास होता यह है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो चेक होता है कि अगर मेरे ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ है कि अगर मेरे पास इस सर्टेन प्रोडक्ट के 5 आइटम सोल्ड आउट हो गए और मेरे पास सिर्फ 5 रिमेनिंग है, तो इन रिमेनिंग में से इससे पहले कि मेरा सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो वो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर कर देते हैं। सिक्स पॉइंट के ऊपर होता यह है कि एक ऑर्डर अगर आपके पास जनरेट होता है तो एन ऑर्डर फॉर मोर स्टॉक आइटम इज जनरेटेड। खुद ब खुद एक और स्टॉक आपके पास जनरेट हो जाता है, और जब नया स्टॉक आता है तो लेवल आपके पास अपडेट हो जाता है कि ये मेरे पास नई इन्वेंट्री आ गई है। मकसद ये कि अब वो तरीकेकार नहीं है कि आपने कॉल की मैन्युफैक्चरर को, फिर उसने कहा कि यार ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं अब नहीं, जब आएंगे। सारा काम ऑटोमेटिक होता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, एंड दिस इज टू बी नोन एज ऑटोमेटिक पॉइंट ऑफ सेल। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है क्यू आर कोड्स। अब कैन यू गाइस डिफाइन मी के दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यू आर कोड और बार कोड में क्या डिफरेंस है? सर बारकोड जो होता है वो थिक ब्लैक लाइंस पे वेरी करता है, और क्यूआर कोड जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। ओके, अच्छा, क्यूआर कोड ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, ओके, ग्रेट। ज्यादा सेफ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बेटा देखें, अगर आपके पास क्यू आर कोड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मेड अप ऑफ अ मैट्रिक ऑफ फिल्ड इन डार्क स्क्वायर्स ऑन अ लाइटर बैकग्राउंड। और क्यू आर कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है एट अ टाइम जो है वो स्टोर कर सकता है। और क्यू आर कोड ज़्यादातर आपके पास यूज़ होता है जब आप अपने पास किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टाइज करा रहे होते हो, या आपको किसी को एक्सेस देना होता है अपने वेबसाइट का, टेलीफोन नंबर्स का, या आपको जो है कोई पास जो है वो कोई बोर्डिंग पास, इवन ऑन द एयरपोर्ट्स एज वेल इट इज ऑल्सो यूज्ड एज वेल। या सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि यार सर वामिक का मैं आपको एक टैग दूँ, उस टैग के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा स्नैपचैट, मेरा जूम आईडी सब हो। अब ये सारी चीज़ें मैं एक बारकोड में तो दे नहीं सकता, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं करता हूँ क्रिएट अ क्यूआर कोड, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ डालता हूँ और आप लोगों को शेयर कर देता हूँ।
तो क्यूआर कोड ज़्यादातर मेरे पास यूज इस वजह से होता है ताकि इसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं अपनी कैटेगरीज को शेयर कर सकूं। मेरे लिए एक इजी एक्सेस होता है। ये ऑटोमेटिक एक्सेस दे देता है मेरे वेबसाइट का, मेरे टेलीफोन नंबर का। बारकोड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सम small and large squares known as pixels. They can hold up to much amount of information, and one important thing is that they have three squares at their corner, जैसे one first square, second square, third square। अब पेपर के अंदर एक और क्वेश्चन भी बेटा आपके पास आ सकता है कि क्यूआर कोड के तीनों कॉर्नर्स पे ये स्क्वायर क्यों होता है। So that's answer is right in front of you. Okay, the three large squares at the corner of the code functions as a form of alignment। ये पूरे कोड को जो है अलाइन करता है। Remaining small corners squares is to use to ensure the correct size and correct angle of the camera shot when the QR code is read। जैसे ही हमने QR कोड से उसको रीड करेंगे तो वो उसकी अलाइनमेंट इंश्योर करता है, उसका करेक्ट साइज इंश्योर करता है। सो दिस इज द रीजन। पेपर में अगर ये है तो यू कैन राइट दिस। पेपर में है कि क्यूआर कोड क्या है बेटा, तो क्यूआर कोड आप सिंपली लिख सकते हो कि दिस इज मेड अप ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ फील्ड ऑफ डार्क स्क्वायर्स ऑन अ लाइटर बैकग्राउंड। एंड पेपर में अगर ये आता है कि क्यूआर कोड बनता किससे है, तो यू कैन सिंपली राइट इट कैन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स लाइट एंड डार्क नोन एज पिक्सेल्स। इट कैन होल्ड अप टू 4 to 96 कैरेक्टर्स और 7089 डिजिट्स एंड अलाउ इंटरनेट एड्रेसेस टू बी एम्बेडेड इनटू द क्यूआर कोड। यूजेस क्या क्या है, यू कैन advertise products, you can give automatic access to your website or contact number, and you can store the boarding passes at electronically at airport or train stations as well। QR कोड स्कैन कैसे करते हैं, you guys know it already कि you point your phone or camera to the QR code, your app takes an image of that code, the software reads that, and the user will be able to redirect you to that website। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ट्रेडिशनल बारकोड से। हेलो, कैन यू गाइस स्पीक? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एरर्स के लिए लाइक एरर्स कम हो सकते हैं। ओके ग्रेट। और उसको हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस और इमेजेस के थ्रू भेज सकते हैं। हम्म बेटा देखो, पहला एडवांटेज तो इसका ये ट्रेडिशनल बारकोड से कि जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, एरर्स के चांसेस में काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि क्यूआर कोड्स की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो अलाउ करता है हमें बिल्ट इन एरर चेकिंग सिस्टम से। जो कि नॉर्मल बारकोड्स के अंदर डेटा रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेशन का एरर या फॉल्ट मेरे पास आ सकता है कि डेटा मेरे पास बार बार डुप्लीकेट हो रहा है। क्यूआर कोड्स को आसानी से हम पढ़ सकते हैं, उनको एक एक्सपेंसिव एलईडी की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू भी जो है उनको रीड आउट कर सकता हूँ। इट इज़ ईजी टू ट्रांसमिट क्यूआर कोड्स either as text messages or images, and it is also possible to encrypt QR code which give them greater protection than traditional barcodes। और इसके बेटा डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि समटाइम्स एक से ज़्यादा क्यूआर कोड की ज़रूरत पड़ जाती है, और क्यूआर कोड से आप वायरसेस भी जो हैं आप ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे एप्स जो हैं वो जनरेट करते हैं क्यूआर कोड, बट इट इज़ डेफिनेटली ईजी टू इवन राइट सम सॉर्ट ऑफ malicious कोड और वायरस इनटू दैट एज वेल, सो दैट वो आप कोड किसी को शेयर करेंगे, वो उसको स्कैन करेगा एंड बूम काम हो गया। तो you also need to be take precautions of the security, don't just share any barcode that you receive। Okay, I have a new development in the QR codes, and a new development is that they are being used of their increased ability to add the advertising logos। Frame QR codes come with a Canva area where it is possible to include graphics or image inside the code itself। मतलब QR कोड के अंदर ही आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो टू मेक इट लुक अ बिट मोर अपीलिंग। तो इन दोनों डिवाइसेस में किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ, नाइस नहीं सर। सर।
Okay, bete, great. Now let's move on to this third input device, that is a digital camera. अब डिजिटल कैमरा तो ऑब्वियसली हम काफी टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं. डिजिटल कैमरास हैव रिसेंट रिप्लेस द ट्रेडिशनल कैमरास. और ट्रेडिशनल कैमरास कौन से होते हैं हमारे पास? Just give me a moment. बेटा ट्रेडिशनल कैमरास हमारे पास दे यूज टू बी द वन जो हमारे पास आज से कई साल पहले आते थे. और उनमें जो है वो ऑब्वियसली रील्स ऐड हुआ करती थी. और रील्स के साथ साथ अगर हमें उसके अंदर हम बहुत लिमिटेड इमेजेस जो है हम कैप्चर कर सकते थे. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन ओनली स्टोर अप डेटा अप टू सम नंबर ऑफ इमेजेस लाइक 50 इमेजेस और 100 इमेजेस और मोर देन दैट. एंड उस कैमरे की मेगापिक्सल भी काफ़ी कम होते थे और पिक्चर्स का आउटपुट लेने के लिए मुझे उसकी जो रील है वो धुलवानी पड़ती थी, इफ़ यू गाइस रिमेंबर. लेकिन दे हैव बीन रिप्लेस बाय द डिजिटल कैमरास. अब डिजिटल कैमरास का क्या तरीकेकार है कि बस आपने अपना कैमरा ओपन किया, यू क्लिक ऑन क्लिक, और आपकी पिक्चर क्लिक हो गई और आपके सामने भी आ गई. दैट इज़ नॉट इन द हार्ड कॉपी बट इट्स इन अ सॉफ्ट कॉपी. तो इसकी मेरे पास रिक्वायरमेंट कैसे बनी है? मेरे पास फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री से बनी है और प्रिंटिंग से बनी, ताकि मैं अपनी फोटोग्राफ्स को प्रिंट करा सकूँ. आई कैन शोकेस देम. तो कैमराज आपके पास मोस्टली एम्बेडेड होते हैं कुछ सिस्टम से. और पेपर के अंदर ये सवाल ज़रूर आ सकता है कि कौन कौन से आपके कैमरास के फीचर हैं, जिसमें से बेटा यू कैन डेफिनेटली टाइप के विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा आई कैन एडजस्ट माई शटर स्पीड. I can focus the image automatically. I can focus in, I can zoom in, zoom out. I can operate the flash gun as well. Flash gun ताकि इमेज मेरे पास ब्राइटर आए. I can adjust the aperture size, मेरी इमेज का साइज कितना है. I can adjust the size of the image. I can remove the red eye, क्योंकि कभी कभार अगर हम फ्लैश यूज़ करते हैं तो जो लोग ग्लासेस पहनते हैं उनकी आंखों पे फ्लैश आ जाता है, या ग्लासेस नहीं भी हैं तो रेड आई भी आपके पास आ जाती है, एंड सो ऑन. तो ये सारे फीचर्स आपके पास डिजिटल कैमरास के हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस के इसकी वर्किंग कैसे है, पहले क्या होता है, बिकॉज दिस इसका ना कोई पेपर के अंदर सवाल है. दिस इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि वर्किंग आपके पास नहीं है. आपने सिर्फ ये समझना है कि कैमरा यूज होता क्यों है, होता कैसे है, इसके फीचर्स क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. अच्छा, वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि इसके अंदर भी मेरे पास एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग प्रॉपर्टी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी कि मेरे पास एक इमेज है, और इमेज का जो भी मेरे पास लेंस है वो मेरे पास पास आउट हो रहा है एक लेंस से. लेंस से पास आउट होके वो एक चार्ज्ड कपल डिवाइस है, दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ लेयर. एंड इसके बाद दिस इज कन्वर्टिंग फ्रॉम एनालॉग, this is an analog digital converter converting it into the digital representation of the image. That's what our digital cameras do, जिसमें हमारे पास एक digital image आ जाती है. Are you guys clear till here? इसमें कोई confusion? नहीं सर. अच्छा, आप मुझे बताओ नो सर. सबसे आसान चीज, कीबोर्ड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. RSI. RSI फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म क्या है RSI? स्ट्रेन इंजरी. स्ट्रेन वो इंजरी. आर. क्या मतलब इसका स्ट्रेन इंजरी का? सर जो कलाइयों में हो जाती है हाथों गुड वाली. गुड, शाबाश, गुड रट्टा. बेटा आपके पास जो है कीबोर्ड यूटिलाइज होते हैं. कीबोर्ड्स आर वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेथड्स फॉर डेटा एंट्री. दे आर रिजेंबल टू एज एंड input devices because of their ability to input the data into the computer system. They are connected to the computer by the help of a USB connection. They can be either wireless or wired as well. अब कीबोर्ड का डिसएडवांटेज मेरे पास जो हमारे सिलेबस में है वो है RSI. RSI
is known as repetitive strain injury. ये RSI मेरे पास मेरे इस एरिया में हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं काफी टाइम तक 12 घंटे उससे ज्यादा मैं अगर टाइपिंग करता रहूँ अपने कीबोर्ड पे काफी ज्यादा तेज, तो इट माइट हर्ट माय फिंगर्स and at the same time it might hurt my strain as well. So this can be a disadvantage of a keyboard, क्योंकि कीबोर्ड काफी ज्यादा हमारे पास एक रफ सा होता है, लेकिन हमारी कलाई जो है उसमें रिस्ट बैंड जो होता है या हमारी फिंगर जो होते हैं इट माइट कैन गेट हर्ट. However, there can be advantages of a keyboard as well. वो advantages मेरे पास क्या क्या होते हैं कि I can easily enter the data into my computer system. It's an easy interface. कीज प्रेस करता हूँ आसानी से मेरे पास स्क्रीन पे आ जाता है. इसके बाद the next device that I have right here is microphones. So microphones are built into the computer system and are external devices connected through the USB or a Bluetooth connectivity. अब microphones के अंदर they can convert a sound wave into electric current. This is produced by a digital format so that your computer can process it. For example, right here you can see these are some sort of sound waves that are coming into your microphone. The microphone has a cone title of shape, and this coil of wire wrapped around the corner along with the permanent magnet is used to convert these sound waves into electrical signals, and then these electrical signals are sent to my computer system, and then they are converted to digital form so that they can be understandable by the computer, and to be again be produced by the speaker, they are converted from digital to analog. अगर मेरी आवाज़ है, जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने क्लास ले रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ पहले एनालॉग फॉर्म में लेकिन माइक्रोफोन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस से बन रही है, कंप्यूटर को समझने के लिए डिजिटल में हो रही है, और आप लोगों के पास भी डिजिटल में रिसीव हो रही है, लेकिन आप लोगों के स्पीकर से जब प्रोड्यूस हो रही है तो दोबारा एनालॉग में होती है. तो इसका बेटा कुछ प्रोसेस क्या है. When sound is created, it causes air to vibrate. How sound is produced? Physics में आप लोगों ने पढ़ा होगा. Sound is always produced by vibration. When a diaphragm in the microphone picks up the air vibration, the diaphragm begins to vibrate. You don't need to focus on this. I'm just going through it. A copper coil is wrapped around the cone, which is connected to the diaphragm. As the diaphragm rotates, move forward and backward, it produces sound. And electric current is then amplified to send the recording. जैसे मेरे पास ये साउंड वेव था, डिजिटल फॉर्म के अंदर आ गया. दिस इज इट फॉर साउंड एज वेल. एंड लेट्स नाउ डिस्कस दिस ऑप्टिकल माउस राइट हियर. अब ऑप्टिकल माउस इज ऑल्सो शॉर्ट. Optical mouse beta, this is an example of a pointing device. With the help of a mouse, you can point onto device. It uses tiny camera to take 1500 images per second. 1500 images as per कि अगर फॉर एग्जांपल मैं माउस से रोटेट कर रहा हूँ फ्रॉम वन पॉइंट टू दूसरे पॉइंट पर, तो उसकी मूवमेंट को जो है वो कह रहा है कि 1500 इमेजेस पर सेकंड. और माउस की हम बस ये पढ़ेंगे कि इसके ऑप्टिकल माउस हमारे पास सिलेबस में तो ऑप्टिकल माउस या मैकेनिकल माउस. ऑप्टिकल माउस मैकेनिकल माउस मेरे पास पहले होता था बचपन में. अगर आप लोगों को याद हो, माउस उठा के हम उसकी बॉल्स जो है वो निकाल लिया करते थे. लेकिन अब जो माउस आ रहे हैं वो ये वाले हैं. इनके पीछे जो है ये लेजर लेजर लगा हुआ है. ये मेरे पास कौन से ऑप्टिकल माउस. अब ऑप्टिकल माउस का मेरे पास बेटा एडवांटेज क्या है. इनके कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है. पुराने माउसेस का आपको वो भी याद हो कि उनके अंदर डर्ट भी लग जाती थी, तो आई यूज टू क्लीन दैम अप बैक इन 2000s. आई डोंट नो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन आप लोग तो लेटेस्ट वर्जन लगते हैं. लेकिन पहले जो माउसेस आते थे वो बड़े यूनिक होते थे, काफ़ी बड़े भी होते थे. जैसे अभी ये वाला माउस जो है, जो ऑप्टिकल माउस है, लेकिन ये मेरे पास जो है काफ़ी छोटू सा है, लेज़र माउस है. इसमें डर्ट नहीं ट्रैप हो सकती, और देर इज मुझे किसी सरफेस की भी ज़रूरत नहीं है इसको चलाने के लिए. मतलब आई कैन इवन रन इट ऑन माई हैंड, अप ऑन माई जीन्स, किसी भी जगह पे मैं इसको इजीली चला सकता हूँ. It is also cheaper to operate. You have fewer environmental issues. So up till now, do you have any confusion still here? मुझे ये बताओ कि बारकोड स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड और माइक्रोफोन और ऑप्टिकल माउस और क्यूआर कोड स्कैनर, ये सब क्लियर है? हेलो. Yes sir. Yes sir, clear. हेलो अंशरा, कैन यू हियर मी? सर. क्लियर है?
जी जी। अच्छा, आई एम मूविंग ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर। फिर अगले 10 मिनट में हम अपनी क्लास भी एंड करेंगे, तो अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं।